प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र बाना, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी से आज अपन इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम, परावैद्युतांक और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ये 3 टॉपिक आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक। इस वीडियो में आज का पहला टॉपिक कूलाम का नियम। हाँ, कल हमने पढ़ाई जो की थी वो आवेश के बारे में की थी। आवेश का पूरा टाइप पढ़ा, आवेश का प्रकार पढ़ा, आवेश की अलग अलग मॉडल से व्याख्या पढ़ी। घर्षण विधि से हमने आवेश की व्याख्या सबसे पहले पढ़ी। उसके बाद हमने परमाणु मॉडल से आवेश की व्याख्या के बारे में पढ़ा। फिर आवेशों के गुण के बारे में बात की, उससे आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न भी किए। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम, जो यूँ समझो इस चैप्टर का प्रथम टॉपिक है, प्रथम बड़ा टॉपिक है। और शुरुआत होती है कि जब आवेश को रेस्ट पोजीशन में रखा जाता है या स्थिर रखा जाता है तो उसके चारों ओर एक ऐसा प्रभाग या एक ऐसा क्षेत्र सा फैल जाता है कि जैसे ही उसके संपर्क में कोई दूसरा आवेश आता है तो वो या तो आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, अर्थात उस पर बल लगता है। बल लगता है म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण। अब वो बल कितना लगता है, उसका परिमाण कितना है, उसका मान कितना है, ये सबसे पहले 1785 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कूलाम। कूलाम ने इसके बारे में बताया और अपना एक स्टेटमेंट दिया, एक नियम दिया जिसे कूलाम नियम भी कहते हैं। चलो आज इसके बारे में अपन पढ़ना शुरू करते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। पहला अपना है कूलाम्स लॉ। क्या कहता है ये कूलाम और किसके बारे में बात करता है? पहली बात तो ये ध्यान रखना है, कूलाम का नियम केवल बिंदुवत आवेशों के लिए लिया गया और वो भी स्थिर हो। गतिशील आवेशों के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता। ये भी सीमा बंधन है जो बाद में मैं लिखाऊंगा कि कूलाम का नियम किस किस कंडीशन तक लगता है। हम पहले बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि जब 2 बिंदुवत आवेशों को किसी एक नियत दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उसकी जो डायरेक्शन है वो उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन या रेखा के अनुदिश ही होता है। तो कूलाम का नियम क्या हो जाएगा? 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ गई? अर्थात यदि
दो बिंदुवत आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 लें। Q1 छोटा कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा भी कर सकते हो। Q1 तथा Q2 लें व बीच की दूरी, अर्थात यदि दो बिंदुवत आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 लें और बीच की दूरी R लें। तो ये सदिश दूरी है, वेक्टर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच में है। इसकी डायरेक्शन है, चाहे Q1 से Q2 की तरफ हो, चाहे Q2 से Q1 की तरफ हो, वेक्टर R कह सकते हैं। R लें तो लगने वाला बल F, अभी मैं कोई वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि उसका आगे नियम पूरा पढ़ेंगे अपन। F बराबर F समानुपाती Q1 का परिमाण और दूसरा किसका परिमाण, Q2 का। एवं दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या था, F व्युत्क्रमानुपाती है किसके भाई, दूरी के वर्ग करते ही ये वेक्टर हट जाता है। अतः दोनों को एक साथ लिखें तो F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा क्या आ जाएगा, R²। और ये समानुपाती चिन्ह अगर हटाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है K, Q1 Q2 बट्टा R²। बच्चों याद रखना है इसको, K को कूलाम नियतांक भी कह सकते हैं, बल नियतांक भी कह सकते हैं, और एक स्थिर वैद्युतिकी का प्रथम नियतांक भी आ गया। ये एक नियतांक है जहाँ K एक नियतांक है जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम कैसा है, निर्वात है कि हवा है, कोई धातु का टुकड़ा रखा हुआ है दोनों आवेशों के बीच में, एक गत्ता रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, गिल्सरीन रखा हुआ है, कांच रखा हुआ है, जैसा मटेरियल बीच में रखा हुआ है दोनों आवेशों के बीच में, उसी पर ये K निर्भर करता है। और K का मान क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान होता है 9 × 10⁹ बच्चों याद रखना है, पहले न्यूमेरिकल बात आ गई है, पहले किसी कांस्टेंट की वैल्यू याद करनी आ गई है। हालांकि कल भी मैंने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश के बारे में बात की थी, तो वो तो याद रखना ही है। अब नियतांकों के मान भी आपको याद रखने हैं, 12वीं क्लास में बहुत सारे नियतांक आएंगे, उनके मान अपने को याद रखने हैं। तो पहला नियतांक आ गया K, इसका मान सूत्र के रूप में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × 10⁹। अब देखो K यहाँ पर है तो K बराबर क्या आ जाएगा, R इधर भेजें तो न्यूटन, R किस में होता है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 अगर नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका मात्रक बन गया बच्चों। किसका मात्रक है ये, K का। और नीचे देखो एप्सिलॉन 0 और आ गया, क्या आ गया, एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 जो है उसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखो एप्सिलॉन 0 का और K का जो मात्रक है उल्टे होंगे, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्ट में है, व्युत्क्रमानुपाती के रूप में है। तो ऊपर क्या चला जाएगा, Q² यानी कि कूलाम स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं भाई, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, या निर्वात की विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन 0 जो ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं भाई, निर्वात की विद्युतशीलता ले रहे हैं। आगे लिख देते हैं,
लिख लिया होगा तुम लोगों ने, वीडियो के पॉज कर करके आप लिख सकते हो, रोक लिया करो वीडियो को लिखते समय। एप्सिलॉन 0 क्या था भाई? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इंग्लिश मीडियम वाले चैप्टर में पूरा इसको व्याख्यात करूँगा इंग्लिश में भी। ये था कूलाम का नियम, याद रखोगे? कूलाम का नियम याद रखोगे? चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर निर्वात के अंदर इतना फोर्स लगता है तो अलग अलग माध्यम में कितना लगेगा। इसके लिए हम एक टॉपिक अगला पढ़ते हैं, परावैद्युतांक। क्या टॉपिक पढ़ते हैं? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जनरली इसको एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसको कहेंगे। हुआ क्या था कि कूलाम ने ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग माध्यम में ज्ञात किया। वैक्यूम के अंदर दो आवेश को रख के उनके बीच में फोर्स यानी कि बल का मान ज्ञात किया। दूसरा कोई माध्यम उन दोनों के बीच में रखे ज्ञात किया। चालक रखे देखा तो बल का मान 0 आया, कुछ चालक रखा तो कुछ अलग आया, और वैक्यूम यानी निर्वात के अंदर इसका मान सबसे ज़्यादा था। ठीक है, अब सुनो बात। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई निर्वात के सापेक्ष मध्य में जो बल लगता है वो अपेक्षाकृत कम लगता है। तो निर्वात में यानी वैक्यूम में माध्यम का कितना गुना बल लगता है, यानी निर्वात में जो बल लगता है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा लगता है, लेकिन कितना गुना ज़्यादा लगता है उस टाइम्स को हम लोग कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अर्थात कूलाम के अनुसार निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल के मान का अनुपात कूलाम के अनुसार निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल के मान का अनुपात क्या कहलाता है भाई? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। कई किताब वाले इसको k से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा K लिख देते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब तो आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r बराबर निर्वात में बल बट्टा माध्यम में कूलाम बल, या एक ही बात है बल, यानी कि F0 बट्टा Fm, m फॉर मीडियम। तो एप्सिलॉन 0 याद रखें, ऐसा एप्सिलॉन का सिंबल ई जैसा है, लेकिन ई में तो स्ट्राइट लाइन होती है, ये थोड़ी टर्न हुई हुई लाइन है।
एप्सिलॉन 0 लिखते समय ध्यान रखें F0 यानी निर्वात में बल कितना था, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा r², ये निर्वात में बल था। और नीचे वाले इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये माध्यम के अंदर एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। ये क्या थी? अपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी, R फॉर रिलेटिव परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन 0 मतलब निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। वही आवेश दोनों Q1 Q2 ये दोनों के बीच में, बटा दूरी भी r² है, तो ये दोनों कट गए। 4 पाई से 4 पाई भी कट गया। उत्तर क्या आ गया? एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन 0। यानी कि बच्चों एप्सिलॉन r का जो मान है वो है माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे नीचे वाला लाइन में लिख सकते हो, एप्सिलॉन r का मान भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे किस किस के लिए भाई? पानी के लिए किसका मान पूछ रहे हैं हम? एप्सिलॉन r का मान पूछ रहे हैं। 2-4 बता देते हैं यहाँ पर, बस याद रखने थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। एप्सिलॉन r यहाँ क्या है? पदार्थ, पानी है। पानी, ग्लिसरीन, कांच, अब्रक, ये सब चीज़ों के लिए तो आप लिख सकते हो पानी के लिए इसका मान होता है, वो भी आशुद्ध डिस्टल वाटर, 80 होता है इसका मान। हवा के लिए 1.0059 होता है। कांच के लिए इसका मान 3 से 5 के बीच होता है, 5 से 10 के बीच भी होता है। कांच 2 प्रकार का होता है ना, फ्लिट कांच और क्राउन कांच। तो 5 से 10 के बीच। अब्रक के लिए इसका मान होता है 3 से 6 के बीच, 3 से 6 के बीच, एक्सेट्रा। डिस्टिल वाटर के लिए 80। एक ग्लिसरीन का भी लिख सकते हो आप। ग्लिसरीन का मान होता है 42.5। एप्सिलॉन r का मान कितना होता है? ग्लिसरीन 42.5। और धातुओं के लिए, क्योंकि धातु चालक है, धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। बच्चों याद रखो, धातुओं के लिए अनंत क्यों होता है, ये भी एक समझने वाली बात है। धातुओं के लिए इसका मान अनंत क्यों होता है? चूँकि माध्यम के रूप में धातु रख दें, क्या रख दें? धातु रख दें तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल E बराबर 0 होगा। क्या होगा भाई? 0। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही आप धातु रखोगे तो आवेश धातु पृष्ठ पर आ जाएंगे और धातु पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ पर वो फैल जाएंगे। फैलते ही क्या हो जाएगा? आवेश मिल जाएगा, टोटल एक चार्ज के रूप में रह जाएगा। तो दोनों आवेशों के बीच में दूरी नहीं रहेगी।
डिस्टेंस ही नहीं रहेगी, और डिस्टेंस नहीं रहेगी तो फोर्स का मान भी 0 आएगा। समझे आप? जैसे चूँकि F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, आप रख सकते हो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन की जगह ये मान रख सकते हो माध्यम होते, क्योंकि ये माध्यम की परमिटिविटी है। एप्सिलॉन का मान क्या हो गया एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0। कैसे कि एप्सिलॉन r का मान था एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0। हो गई बात समझ? Q1 Q2 बटा r²। हम कह रहे हैं कि r भी 0 नहीं है, Q1 Q2 भी 0 नहीं है। एप्सिलॉन 0 का मान जो है वो भी 8 पॉइंट समथिंग होता है, 8.85 × 10⁻12। 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब F0 कब होगा जब एप्सिलॉन r इनफाइनाइट हो। सिंस Q1 Q2 ये क्या है इज नॉट इक्वल टू 0, r भी इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन तब F बराबर 0 तभी होगा जब एप्सिलॉन r का मान क्या हो अनंत हो। आपसे कोई भी पूछे धातुओं के लिए, किसके लिए धातु, क्योंकि धातु चालक है, चालक के लिए यूँ समझो आप सभी चालकों के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होता है अनंत। आपसे कोई भी पूछ सकता है, किसी एग्जाम में आ सकता है कि चालकों के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो कितना बताओगे अनंत। डिस्टिल वाटर के लिए 80, ग्लिसरीन के लिए 42.5, हवा के लिए 1 कह सकते हो या 1.0059 कह सकते हो, एक्सेट्रा जो मैंने कुछ बताए हैं। फिर नेक्स्ट है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अगला टॉपिक क्या है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ सिंपल सी बात है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अपने को ज्ञात करनी हो तो वो किसी एक ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से ज्ञात की जाती है। ये बात याद रखें। मूल बिंदु मतलब जैसे मैं ये कह दूं कि ये कोई एक निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र का मतलब जनरली हम लोग कार्तीय निर्देश तंत्र काम में लेते हैं सामान्यतः। ये इसका मूल बिंदु है। जांच करने वाला या चेक करने वाला या रीडिंग लेने वाला यहाँ बैठा है। यहाँ पहला आवेश है जिसका मान है Q1, जो यहाँ से R1 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? इसका स्थिति सदिश कितना है R1। ठीक। दूसरा ये Q2 आवेश यहाँ रखा हुआ है और इसका स्थिति सदिश जो है वो R2 मान लेते हैं। ये कंसीडरेशन में बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा लिख सकते हो। माना आप लिखो हिंदी मीडियम वाले, मैं जो बोल रहा हूँ। माना किसी निर्देश तंत्र में दो आवेश Q1 तथा Q2 रखे हैं जिनके स्थिति सदिश R1 तथा R2 है। तो उनके मध्य अंतराल, अपने को इन दोनों के बीच की दूरी भी चाहिए ना, वो आप कह सकते हो R21, जिसका मान होगा मोड ऑफ R2 माइनस मोड ऑफ R1। अब कह दो सर ये कैसे? भाई इस दूरी में से ये दूरी घटा दो। अगर बाय द वे ये ज़्यादा है और ये कम है तो ऋणात्मक आएगा मान। ऋणात्मक को पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि दूरी नेगेटिव होती नहीं है,
वो हमेशा प्लस में रहती है, इसलिए इसका मोड ले लिया, एम्पलीट्यूड ले लिया। ये 11वीं क्लास में अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा है ऐसा सदिश निरूपण 2 - 1 R21, ठीक है। अब सुनो, Q1 जो आवेश है वो Q2 पर बल लगाएगा, उसकी दिशा जो होगी वो F21 यानी 2 पर 1 के कारण लग रहा है, उसकी दिशा इधर, दोनों ही धनात्मक आवेश है यूँ समझो आप, तो इसका मतलब दोनों ही प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। Q1 Q2 पे लगाएगा और Q2 Q1 पर लगाएगा। यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं। Q2 जो है वो इस Q1 पे बल लगाएगा, उसकी दिशा इधर होगी, इसका मतलब Q1 पर लगने वाला बल F12, ये दिशा आ जाएगी इसकी। समझ गए? ये डायग्राम अच्छे से बनाओ। मैंने जो स्टेटमेंट बोला था वो लिख लिया ना तुम लोगों ने, ध्यान रहे। मैंने बोला था ना, माना Q1 और Q2 दो बिंदुवत आवेश है वो जो किसी निर्देश तंत्र में रखे हुए हैं और उनके स्थिति सदिश R1 तथा R2 है। स्थिति सदिश मतलब मूल बिंदु से किसी भी निकाय की दूरी। अब एक प्रकार से निकाय हमारे पास या सिस्टम के अंदर जो पॉइंट जो है वो Q1 और Q2 है, इनकी दूरियां R1 और R2 बताई है। अब हम कह सकते हैं चित्रानुसार, सीधा ही चित्रानुसार भाई क्या है भाई, R21 का जो मान है वो R2 - R1 है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप, R12 भी कर सकते हो, वो हो जाएगा R1 - R2। ये याद रखें कि R21 जो होता है वो बराबर R12 के बराबर होता है, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ। कैसे? जैसे इसको 2 को मैं इधर लाऊं, 1 को इधर ले जाऊं तो माइनस चिन्ह बाहर निकालना पड़ेगा ना अपने को, सिंपल सी बात। नाउ अब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल, सीधा बल भी कह सकते हो, कूलाम बल भी कह सकते हो। कूलाम बल में दोनों प्रकार के बल की बात हो जाती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। हो सकता है दोनों अगर अलग अलग नेचर के हो, एक माइनस का एक प्लस का हो, तो आकर्षण बल लग जाएगा। तो मैंने इन दोनों को एक साथ मिला के कूलाम बल नाम दे दिया। कूलाम बल किस पे लग रहा है भाई? Q1 के कारण Q2 पर लग रहा है, तो Q2 पर कौन सा बल था? F21 था। K कांस्टेंट है, आप 1/4πε0 भी लिख सकते हो, K भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं Q1 Q2 तो चल ही रहा है, दोनों के बीच में बल लग रहा है, कांस्टेंट के रूप में K लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? K। 1/4πε0 की जगह K लिख दिया, एक ही बात है। और किसका स्क्वायर होगा भाई? R21 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? R21 का स्क्वायर हमें लेना होगा। इसमें भी इसका मोड का स्क्वायर लेना पड़ेगा, याद रखें इस बात को, मोड का स्क्वायर। अब इसकी दिशा किधर बताएं? दिशा बताने के लिए किसी भी सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करता है हमेशा उसका एकांक सदिश। तो मैं बल F21 का एकांक सदिश जो है वो इसी लाइन ऑफ एडजॉइंट के रूप में R21 का कैप बता दूंगा, जहां R21 का जो कैप है उसका मतलब होता है वेक्टर R21 बट्टा मोड ऑफ R21। याद है ना आपको स्थिति सदिश A के बारे में? आपने A के बारे में पढ़ा होगा, सदिश A बराबर मोड ऑफ A इंटू A की कैप होता है, आपको याद होगा ये। चूंकि सदिश A जो होता है ना उसका मतलब होता है उसका आयाम और उसका एकांक सदिश, यानी कि एकांक सदिश जो है उसका मतलब होता है सदिश बट्टा उसका आयाम, मोड। अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, हिंदी में मापांक बोलते हैं। याद है ना ये चीज़ 11वीं क्लास की? चलो उसी आधार पे मैंने ये सदिश R जो है उसका मान लिखा है कि एकांक सदिश R बराबर होगा सदिश R बटा उसका मापांक। ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं। तो F21 का जो मान है K Q1 Q2 तो पड़ा है, बटा ये मोड जो है
ये भी मोड है, तो ये आर स्क्वायर के रूप में था, ये एक और जुड़ते क्या बन गया आर की क्यूब, तो R21 का क्यूब और सदिश R21। पहली बात। नंबर 1 कह सकते हो आप इसको। इसी प्रकार चित्र बना लिया होगा बच्चों, मिटा दूं। इसी प्रकार इसके नीचे हमें लिखना है, मिटा दूं इसको भी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तो आप लोग, मिटा देता हूँ। लास्ट वाली समीकरण एक लिख के छोड़ देता हूँ मैं कि F21 का जो मान है वो है KQ1 Q2 बट्टा R21 का होल क्यूब सदिश R21। ये समीकरण 1 दे दी मैंने। इसी प्रकार Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, तो वो क्या हो जाएगा F12 हो जाएगा, जिसका मान क्या होगा KQ1 Q2 बट्टा R12 का स्क्वायर R की कैप 12 लिख दिया। इसको हम आगे चेंज कैसे करेंगे, F12 सदिश KQ1 Q2 पढ़ाई है बट्टा नीचे क्या आ जाएगा भाई R12 का होल क्यूब और यहाँ सदिश R12 आ जाएगा। कैसे भाई, क्योंकि R की कैप, चूँकि R की कैप 12 जो है वो सदिश R12 बटा मोड ऑफ R12 के बराबर होगा। याद रखें, चूँकि में डालें ये चीज़ें आगे बताएं। ये समीकरण कौन सी आ गई बच्चों, समीकरण आ गई 2। अब याद रखें, चूँकि मोड ऑफ R12 जो होता है ना वो बराबर होता है मोड ऑफ R21 के, लेकिन सदिश R12 जो होता है वो सदिश R21 के बराबर तो होता है लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अतः यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों जो बात लास्ट की है वो, अतः F12 जो है वो बराबर तो होगा F21 के, लेकिन विपरीत दिशा के साथ, विपरीत चिन्ह के साथ। आगे बात समझ। लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन ये बन गई। नीचे वाला लिख सकते हो, अतः किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाले बलों के परस्पर बराबर एवं विपरीत होता है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल परस्पर बराबर एवं विपरीत दिशा में होता है, यानी कि Q1 का बल इधर लग रहा है और Q2 इधर लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत लगता है, परिमाण में दोनों बराबर रहेंगे। ध्यान रखें इस बात का। तो ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ हो गई बात। नेक्स्ट अच्छे से याद रखना है बच्चों। अगला टॉपिक लिखिए कूलाम नियम की सीमाएं, क्योंकि आगे हम कूलाम नियम के अलावा अन्य नियमों से भी वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो है कूलाम नियम से एक लिमिट तक ही ज्ञात की जाती है, उसके बाद हमें गाउस का नियम लगाना पड़ता है। तो वो एक सीमा हो गई, एक लिमिट हो गई कूलाम के नियम की। वैसे ही नंबर पहला पॉइंट लिखिए, आप यहाँ लिख सकते हो कूलाम नियम की सीमा। कूलाम नियम की सीमाएं, लिमिट कहाँ तक है, हम कहाँ तक ये नियम लगा सकते हैं। पहला लिखिए, कूलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर एवं बिंदुवत होना चाहिए।
कूलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर भी हो, स्थिर एवं बिंदुवत होना चाहिए। यदि आवेश गतिशील है, क्या है, गतिशील है, तो उनके मध्य विद्युत बल के अतिरिक्त, ये एक प्रकार का विद्युत बल ही हो गया, स्थिर विद्युत बल या विद्युत बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी लगने लग जाते हैं। कौन कौन से बल लगने जाते हैं? चुंबकीय बल भी लगने लग जाते हैं। उनके मध्य विद्युत बल के अतिरिक्त, बातें याद रखना है बच्चों, आ सकता है कूलाम नियम की सीमाएं लिखिए। उनके मध्य विद्युत बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी कार्य करने लगते हैं, या चुंबकीय बल भी प्रभावी हो जाते हैं। चुंबकीय बल भी प्रभावी हो जाते हैं। कार्य की बात मत लिखो। पहला पॉइंट चार्ज होना चाहिए, छोटा सा आकार में होना चाहिए। कहीं फैला हुआ अगर आवेश है, जैसे किसी आवेशित गोले को आवेश दे दिया, तो फिर बल कूलाम नियम से अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पॉइंट, या तो उस गोले को पूरा पॉइंट चार्ज मानो, किसी प्लेट को दे दिया जो अनंत लंबाई की है, तो वो बिंदुवत आवेश नहीं होता। किसी वायर को, तार को हमने आवेश दे दिया, किसी बेलन को, किसी पाइप को हमने आवेश दे दिया, तो वे सब बिंदुवत आवेश नहीं होते। इसलिए बिंदुवत आवेश होना चाहिए अगर कूलाम का नियम लगा रहे हो तो। दूसरी बात, कूलाम का नियम जो है वो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी तक ही ये कार्य करता है। इससे कम दूरियों पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इससे कम दूरी पर जो बल लगता है वो नाभिकीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल। तो इसमें आप लिख दीजिए 10⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरियों के लिए दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम नियम से ज्ञात नहीं किया जाता। 10⁻15 मीटर या इससे कम दूरी पर रखे आवेशों के मध्य बल कूलाम नियम से ज्ञात नहीं किए जा सकते। कूलाम नियम से ज्ञात नहीं किए जा सकते। कूलाम नियम से ज्ञात नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते भाई? क्योंकि इससे कम दूरी पर नाभिकीय बल कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि तब नाभिकीय बल भी उपस्थित होते हैं। इससे कम दूरी पर कौन से बल लगने लग जाते हैं? क्योंकि तब नाभिकीय बल भी कार्य करने लगते हैं। अब कह दो सर नाभिकीय बल तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ही लगता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ही नाभिकीय बल लगे। ये तो आवेशित और अनावेशित आवेशों के बीच में भी लगता है, लेकिन सेपरेशन कितना हो? 10⁻15 मीटर से कम हो, क्योंकि नाभिक का आकार इतना होता है और उस आकार में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तब उनके बीच में वो बल लगता है। जैसे आप इस आकार से बाहर निकाल दो, उनके बीच बल लगेगा ही नहीं, नाभिकीय बल लगेगा ही नहीं। तो ज़रूरी क्या है? नाभिकीय बल के लिए रेंज ये होनी चाहिए, ये ऑर्डर होनी चाहिए, कोटि होनी चाहिए। नाभिकीय बल भी कार्य करने लगते हैं। हालांकि मेजरमेंट जब ज्ञात किया गया था, कूलाम के नियम की सहायता जरूर ली थी, जिससे अप्रोक्सीमेट रीडिंग आ गई थी। नेक्स्ट,
3 नंबर ये कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण अप्रभावित रहता है। अगर मान लो 3 आवेश है किसी निकाय में Q1, Q2, Q3, तो उन दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है Q1 और Q2 के बीच में, वो Q3 के कारण अप्रभावित रहता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको अध्यारोपण सिद्धांत से अगले अपन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये भी बात लिख सकते हो, दो आवेशों के मध्य कूलाम का नियम अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण अप्रभावित रहता है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला कूलाम बल या बल एक ही बात है, लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है। इसे द्विवस्तु अंतरक्रिया नियम भी कहते हैं। इसे द्विवस्तु अंतरक्रिया नियम भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट, कल अपन पढ़ेंगे बच्चों अगला टॉपिक जो है वो बहुआवेशों के मध्य लगने वाला बल पढ़ेंगे या अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, याद रखें। और इससे आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन समय पर ये होमवर्क करते जाएं। कल इसके न्यूमेरिकल ज़रूर करेंगे अपन। साथ ही साथ आज का वीडियो मैंने छोटा इसीलिए बनाया है कि अपलोडिंग में थोड़ा समय लगता है। 2-4 दिन में ये भी समस्या थोड़ी दूर कर लेंगे, प्रयासरत है हम। लेकिन आप सब लोग समय पर पढ़ते रहें। घर से बाहर तभी निकलें जब कोई अत्यावश्यक कार्य हो। सैनिटाइज समय समय पर करते रहें, समय समय पर हाथ धोते रहें अगर आवश्यक रूप से कहीं बाहर गए हो तो। बाकी जय हिंद। और अपने इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करते रहें ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो जुड़ते जाएं। आज भी 2-4 बच्चियाँ और विद्यार्थी आए, लड़कियाँ आई, स्टूडेंट्स आए कि सर हमें अभी तक इस ग्रुप में जोड़ा नहीं गया है, तो उनको भी मैंने आज जोड़ा है। तो आपसे मैं कहता हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने संपर्क वालों को बताएं, भले ही अपने स्कूल का हो या नहीं हो, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। पढ़ना चाहिए। वो कोरोना संक्रमण काल के तहत उसकी पढ़ाई निरंतर होती रहनी चाहिए। इसी के साथ अस्तु, जय हिंद, जय भारत।